हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की स्टोरी की तरफ बढ़ें, आपसे दो रिक्वेस्ट करनी थी। एक तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती हो। दूसरा ये है कि आप लोग स्टोरीज़ को सुनते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम स्टोरी की तरफ बढ़ें, आप इसको लाइक कर दें। मुझे यकीन है कि जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें हमदान साहब ने शेयर की है और ये बड़ी ही वियर्ड स्टोरी है। और आपको पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे इस तरह के रेलवे स्टेशन हैं जिनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी मिथ्स हैं जो मशहूर हैं। ना सिर्फ पैसेंजर्स ने बल्कि जो रेलवे स्टेशन पे काम किया करते हैं उन लोगों ने इतने सारे वाक़यात विटनेस किए हैं कि अगर आपके साथ शेयर किए जाएं तो उनको बताने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। ये बताते हैं कि इनकी फैमिली में एक स्टोरी को डिस्कस किया जाता है कि गए वक्तों में जो इनके ग्रैंडफादर थे वो महकमा रेलवे में जॉब किया करते थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी पोस्टिंग की जाती थी। तो वैसे ही 1970 का टाइम चल रहा था और शदीद सर्दियाँ चल रही थी। दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा था कि इनकी जो पोस्टिंग थी, एक बहुत मशहूर रेलवे स्टेशन है जिसे घग्गर फाटक कहा जाता है, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग कर दी गई। अब उस दौर में ये जो इसके सराउंडेड एरिया था मुकम्मल तौर पे वीरान था, सुनसान था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद थी। उस रेलवे स्टेशन पे या उस रेलवे ट्रैक पे जो रेलवे के एम्प्लॉइज़ थे उनकी तादाद भी ना होने के बराबर थी। शुरू में जब इनके ग्रैंडफादर वहाँ पे गए थे तो इनको पहले से ही जो करीबो जवार के लोग थे या जो पहले से वहाँ पे जॉब किया करते थे, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। खैर, इनके साथ जो वाक़या पेश आया उसके मुताबिक दिसंबर और जनवरी की एक सर्द रात थी और इनकी जो ड्यूटी थी वो रात के औकात में थी, यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक इनकी ड्यूटी हुआ करती थी। अब ये जो घग्गर फाटक का रेलवे स्टेशन है ये आप समझ लें कि कराची से निकल के हैदराबाद के रास्ते में मौजूद है और आप ये भी कह सकते हैं कि बिन कासिम जो टाउन है उससे बहुत ही करीब वाक़या है। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था, शदीद सर्दी हो रही थी और इन्होंने एक कप चाय अपने हाथ में ली और ये स्टेशन के करीब टहल रहे थे। 5 मिनट तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन 5 मिनट के बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके करीबो जवार से किसी के चलने की या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। शुरू में इन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज़ मुसलसल बढ़ती चली गई और कुछ देर के बाद ये जो आवाज़ थी ये कदमों की आवाज़ थे, पायल की आवाज़ में तब्दील होना शुरू हुई। तो इनको थोड़ी सी फिक्र लाहक हुई। अब ये जो स्टेशन है आज के दौर में भी शहर से कटा हुआ है, उस दौर में तो यहाँ पे करीब जवार में न कोई आबादी थी, न किसी आबादी का नामो निशान मौजूद था। जैसे जैसे इनको पायल की या छन छन की आवाज़ आ रही थी, ये उसको फॉलो करने की या उस पर गौर करने की कोशिश कर रहे थे। कभी इनको लगता कि ये जो आवाज़ है ये ट्रैक के ऊपर से आ रही है,
कभी ऐसा लगता कि ये जो ट्रेन खड़ी हुई है इसकी बैक साइड से आवाज़ आ रही है, और कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ है सामने जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं उनके करीब से आ रही है। ये जो आवाज़ थी मुसलसल चारों तरफ से आ रही थी, और ये वाज़े नहीं हो पा रहा था कि आखिर कौन है जिसने पायल पहनी भी है और इनके करीब व जवार में घूम रहा है। खैर, जैसे ही इनकी चाय ख़त्म हुई तो ये वापस अंदर की तरफ जहाँ पे एक रूम मौजूद था वहाँ पे आके बैठ गए। जैसे ही ये रूम के अंदर आके बैठे तो ये जो रूम था वो इस तरह से था कि रूम के अंदर एक शीशे वाली खिड़की लगी हुई थी, और इस शीशे के ज़रिए जो बाहर का हिस्सा था या जो ट्रैक था उस पे नज़र डाली जा सकती थी। जब ये रूम के अंदर आके बैठे तो इन्होंने देखा कि रूम के बाहर की तरफ जहाँ पे ट्रैक मौजूद है वहाँ पे ऐसा लगा कि कोई चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो शायद एक औरत है और उसने सिया कलर का लिबास पहना हुआ है। इतनी रात में किसी औरत का ट्रैक पे चलना और इस तरह के लिबास में चलना एक अजीब सी बात थी। खैर, ये जल्दी से रूम से बाहर निकले और जैसे ही इन्होंने ट्रैक की तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जो रेलवे के ट्रैक पे चल रही है। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है। उसके जो हाथ हैं उन हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उसके पाँव में उसने पायल पहन रखी हैं। जैसे जैसे ये जो औरत है ये अपने कदम रख रही है वैसे वैसे छन छन इस तरह करके जो आवाज़ है वो फिज़ा के अंदर गूंजती चली जा रही है। खैर, ये जो औरत थी ये देखते ही देखते एकदम से वापस पलटी और अब सीधी आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये जो औरत इनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी जो शक्ल थी या उसका जो जिस्म था वो इनकी नज़रों के सामने आता चला जा रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि मेरा जो जिस्म है मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुका है, और मैं चाहने के बावजूद भी उस जगह से ना हिल पा रहा हूँ और ना ही कुछ पढ़ पा रहा हूँ। ये जो औरत थी ये एक लईम शईम औरत थी, बहुत ही लंबी औरत थी। तकरीबन 6.5 से 7 फीट के दरमियान इसका कद था। इसके साथ साथ इसका जो चेहरा था वो बहुत ही लंबा और पतला चेहरा था, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि इसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है या फिर येलोइश चेहरा है। ये बताते हैं कि उसके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे कि उसके हाथ लटके हुए थे, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ जो है वो उसके घुटनों तक मौजूद हैं। आमतौर पे किसी औरत की इस तरह की जिसामत नहीं हुआ करती। खैर, जैसे ही ये जो औरत थी इनके सामने आके खड़ी हुई तो इनसे कहने लगी कि बाबूजी, हम रास्ता भूल चुके हैं, अगर तुम चाहो तो हमारी मदद कर दो और हमें आगे तक छोड़ आओ। अब ये जो औरत ने आवाज़ निकाली थी ये बड़ी पतली सी आवाज़ थी, और ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है ये मुंह के बजाय नाक से आवाज़ निकाल रही है। अब ये मुकम्मल तौर पे खौफ में मुब्तला थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, और ये चाहने के बावजूद भी ना उसको कुछ कह पा रहे थे और ना ही पलट पा रहे थे। जब इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो जो औरत थी उसने दोबारा से कहा कि बाबूजी चलो ना, हमें ज़रा आगे तक छोड़ दो, हम रास्ता भूल चुके हैं। जैसे ही इस औरत ने दोबारा से इस तरह से कहा तो ये बताते हैं कि अगले ही लम्हे पीछे से इनका जो एक स्टाफ मेंबर था उसने इनको इनका नाम लेके आवाज़ दी। जैसे ही उसने इनका नाम लेके इनको आवाज़ दी तो वो फ़ौरन से पलटे। इन्होंने देखा कि इनका जो स्टाफ मेंबर है वो ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है और इनका नाम लेके इनको आवाज़ दे रहा है और इनको कह रहा है कि तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ो और वापस स्टेशन की तरफ आ जाओ। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने इस तरह से कहा
तो एकदम से ऐसा लगा कि जो मेरे लब हैं वो आज़ाद हो चुके हैं और मुझे सिचुएशन का अंदाज़ा हो चुका था। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये जो औरत मेरे सामने मौजूद है ये यकीनन कोई ना कोई चुड़ैल है। खैर मैंने फ़ौरन से अपने कुलीग के कहने पे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैं उस औरत की तरफ पलटा तो अब वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, न किसी चुड़ैल का नामो निशान मौजूद था। खैर मैं वापस से अपने कमरे की तरफ या अपने स्टाफ मेंबर की तरफ भागने लगा और जैसे तैसे करके हम लोग वापस उस रूम की तरफ आ गए और रूम के करीब पहुंचने के बाद हम लोग अंदर जाके बैठ गए। ये जो रात थी ये बड़ी भारी रात थी, बड़ी मुश्किल रात थी और मुझे देखते ही देखते 102 से 103 बुखार हो चुका था। इस वाक़ये के तकरीबन एक हफ्ते तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद मैंने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके अपना जो ड्यूटी टाइम था वो दिन के टाइम में तब्दील करवा लिया, क्योंकि मुझे यकीन हो चला था कि अगर मैंने रात के टाइम में मज़ीद यहाँ पे ड्यूटी दी तो एक ना एक दिन वो जो चुड़ैल है वो दोबारा से मेरे सामने ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि इस बार वो मुझे अपने साथ लेके हमेशा के लिए चली जाएगी। इसी तरह एक और स्टोरी है। ये स्टोरी हमें अहमद साहब ने इंडिया से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो 1930 और 35 के दरमियान में इंडिया के एक रेलवे स्टेशन में जॉब किया करते थे। इनकी जो जॉब थी वो स्टेशन मास्टर की जॉब थी और इनकी जो टाइमिंग थी वो भी 12 घंटे पे मुश्तमिल थी। अक्सर औकात ऐसा हुआ करता था कि जो रेलवे स्टाफ के लोग शॉर्ट होते थे या अगर कोई छुट्टी कर लिया करता था तो जो दीगर स्टाफ के मेंबर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की आती थी कि आप उसकी जगह ड्यूटी अंजाम दें। तो वैसे ही ये अभी अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके थे और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो इनके एक अफसर ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज हमारा एक मेंबर कम है और मैं चाहता हूं कि आज रात आप उसकी जगह पे ड्यूटी अंजाम दें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इनकी हालत ख़राब हुई थी, लेकिन अगर ये इस वक्त उस लड़के के या उस एम्प्लाई के काम नहीं आते तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में जब इनको उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो भी इनके काम नहीं आता। खैर इसी वजह से इन्होंने हामी भर ली और उस रात रेलवे स्टेशन पे काम करने का फ़ैसला कर लिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे एक मालगाड़ी को यहाँ पे रुकना था और इसके अंदर कुछ सामान को लोड होना था। खैर जब वो वक्त आया कि जब मालगाड़ी को यहाँ पे पहुँचना था तो इनको बताया गया कि इस मालगाड़ी के अंदर एक बॉडी है जो कि अंग्रेज़ ऑफिसर की बॉडी है, उसको यहाँ पे लेके आया जा रहा है और पूरी रात ये जो बॉडी है यहीं इसी स्टेशन पे मौजूद रहेगी। सुबह अंग्रेज़ सरकार के जो मुलाजमीन हैं वो आके इस बॉडी को वसूल कर लेंगे। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो टाइम आया जिस टाइम मालगाड़ी को पहुंचना था और जैसे ही मालगाड़ी आके रुकी तो दो लोग हाथ गाड़ी की मदद से एक बॉडी को लेके उस मालगाड़ी से बाहर निकले। अब ये जो बॉडी थी इसको स्टेशन के एक साइड पे रख दिया गया था और उसके बाद जो मालगाड़ी के अंदर माल लोड होना था या जो माल उतरना था वो सब होने के बाद 15 मिनट के बाद ये जो मालगाड़ी थी ये वापस रवाना हो चुकी थी। इस पूरे स्टेशन में मालगाड़ी के रवाना होने के बाद टोटल 2 लोग मौजूद थे, जिनमें एक ये थे और एक इनके अलावा चौकीदार मौजूद था। खैर जब ये मालगाड़ी रवाना हो चुकी और ये जो स्टेशन था मुकम्मल तौर पे दोबारा से वीरान हो चुका तो ये उस डेड बॉडी के करीब ही बैठे हुए थे कि इनको एकदम से महसूस होने लगा कि जो डेड बॉडी है
या आहिस्ता आहिस्ता करके मूव कर रही है। पहले तो ये समझे कि शायद ये इनका वहम है और इनको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब इन्होंने दोबारा से उसके ऊपर गौर किया तो इनको लगा कि जो डेड बॉडी है वाकई में ये मुसलसल हिल रही है और एक अजीब मंजर है जो इनकी आंखों के सामने मौजूद है। कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था या जो चौकीदार मौजूद था, ये उस चौकीदार के पास गए और उसको कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मालगाड़ी है, उस मालगाड़ी से जिस बॉडी को बाहर निकाला गया है वो बंदा मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहने लगे कि मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो डेड बॉडी है ये मुसलसल मूव कर रही है। अब ये सुनने के बाद ये जो चौकीदार था ये वापस इनके साथ आया और जब ये वापस इनके साथ उस डेड बॉडी के करीब पहुंचा तो ये दोनों ये देख के हैरान रह गए कि वहाँ पे ना कोई डेड बॉडी मौजूद थी और ना ही किसी डेड बॉडी का नामो निशान मौजूद था। हालांकि इनको अच्छी तरह याद है कि कुछ देर पहले एक डेड बॉडी को ना सिर्फ नीचे उतारा गया था बल्कि इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक सुबह सरकारी अफसरान या अंग्रेज़ अफसरान ना आए आप लोगों को इस डेड बॉडी का ख्याल रखना है। ये बताते हैं कि हमने बारी बारी पूरा स्टेशन छान मारा, चारों तरफ देख लिया, लेकिन ये जो हाथ गाड़ी थी वो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हाथ गाड़ी के अलावा जो डेड बॉडी थी वो वहाँ से गायब थी। एक अजीब परेशानी थी जो हम दोनों पे तारी थी और हम दोनों की समझ ही नहीं आ रहा था कि भला डेड बॉडी खुद ब खुद गायब कैसे हो सकती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये दोनों परेशान रहे और बिला आखिर हिम्मत हारने के बाद ये लोग स्टेशन पे आके बैठ गए। ये बताते हैं कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जो सुबह अफसरान आएंगे उनको क्या बताना है, उनसे किस तरह डील करना है, क्योंकि अंग्रेज़ दौर था और उसके जो हुक्मरान थे वो बहुत जालिम थे, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ किया करते थे। तो इनके ऊपर एक खौफ तारी था कि अगर उन लोगों को डेड बॉडी नहीं मिली तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। खैर इसी तरह पूरी रात गुजरी और जब सुबह फजर की अजान हुई तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, जबकि वो जो चौकीदार था वो वहीं पे मौजूद था। चौकीदार की बैठे बैठे एकदम से आंख लग गई और जब ये नमाज़ पढ़ के वापस आए तो ये बताते हैं कि इनकी दोबारा से उस हाथ गाड़ी की तरफ नज़र पड़ी और जैसे ही इन्होंने उस हाथ गाड़ी की तरफ देखा तो ये देख के हैरान रह गए कि जो बॉडी उस गाड़ी के ऊपर से गायब हो चुकी थी वो दोबारा से उसी जगह उसी गाड़ी के ऊपर वैसे ही रखी हुई है और उसको देखने से लगता ही नहीं है कि ये बॉडी यहाँ से कहीं और गायब हुई थी। खैर इन्होंने चौकीदार को उठाया और चौकीदार भी बड़ा हैरान था और वो सोच रहा था कि डेड बॉडी खुद ब खुद वापस कैसे आ सकती है। खैर जैसे ही सुबह हुई और जब वो अफसरान आए तो वो इस डेड बॉडी को लेके वहाँ से रवाना हो गए। ये बताते कि जो वाक़या था इस वाक़ये का जिक्र इन्होंने मस्जिद के इमाम साहब से किया और उनसे पूछा कि इस तरह से जो डेड बॉडी थी वो गायब हो चुकी थी और फजर की अजान के बाद वो एकदम से खुद ही वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे उनका यही कहना था कि क्योंकि ये जो डेड बॉडी थी एक तो ये मुर्दा था, दूसरे ये वीराने में वीरान स्टेशन पे या झाड़ियों और खेतों के दरमियान मौजूद था, तो हो सकता है कि किसी शरीर मखलूक ने इस बॉडी का इस्तेमाल किया हो, उस बॉडी का इस्तेमाल करने के बाद इसको वापस वहीं पे छोड़ दिया हो, क्योंकि आम तौर पे इस तरह की बदरूहें हुआ करती हैं जो किसी जिस्म की तलाश में घूमा करती हैं। और तुम बता रहे हो कि फजर की अजान के बाद
जब तुम वापस गए तो वहाँ पे वो बॉडी मौजूद थी। तो ये भी अल्लाह की तरफ से है कि अज़ान का टाइम हो गया और फिर नमाज हुई, तो जो भी मखलूक थी या जो भी बदरूहें थी जो इस बॉडी के अंदर दाखिल हो गई थी, वो दोबारा से इस बॉडी को छोड़ के रवाना हो गई। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इतने अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते हैं कि जिनके ऊपर यकीन करना या जिनको मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता है। और एक डेड बॉडी का गायब हो जाना और दोबारा से मिलना, ये भी एक बहुत ही अजीब वाक़या था जिस पे हर किसी का यकीन करना मुमकिन नहीं है। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।